हाय फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत। आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। टॉपिक मेरा जो आज प्रारंभ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो औसत या एवरेज का टॉपिक है। औसत जनरली हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, चाहे वो पटवारी हो, कांस्टेबल हो, बैंक, एसएससी, रीट में जो साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है औसत। औसत में साथियों आप लोगों को एक बेसिक जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि औसत क्या है, औसत को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसका बेसिक क्या है, उसको पहले आप लोग समझिएगा। औसत जिसका कि अर्थ होता है यहाँ पर माध्य हम लोग कह सकते हैं, मीन हम लोग इसको कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि हम लोगों को जैसे औसत अगर निकाल रहे हैं, हम लोग जनरल भाषा में भी कई बार ऐसी बात करते हैं कि एवरेज देख लो ना आप, या उसका औसत निकाल लो ना आप। ठीक है, अब जैसे आप लोग जैसे साथियों कक्षा के अंदर जैसे आज 100 बच्चे बैठे हुए हो, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि कक्षा के बच्चों का औसत भार क्या है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इस कक्षा के बच्चों का औसत भार क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस बच्चे के भार को, इस बच्चे के भार को, मतलब कि मैं 100 बच्चों के भार को क्या कर लूंगा, जोड़ दूंगा, और उसके अंदर मैं किसका भाग लगा दूंगा, 100 का भाग लगा दूंगा। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने जो 100 राशियां थी मेरे पास में, जो कि भार की राशियां थी इन 100 बच्चों की, उन 100 राशियों को मैंने यहां पर जोड़ा और उसके अंदर मैंने किसका भाग लगा दिया, 100 का भाग लगा दिया। ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी इस क्लास के अंदर बैठे हुए जो छात्र हैं उनके प्राप्तांकों का औसत जो है वो बताइए, कि इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों का औसत जो है वो हमें बताइए, तो अब इसका औसत कैसे निकालेंगे कि क्लास के अंदर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, मैं क्या कहूं कि अगर क्लास में जैसे 50 बच्चे बैठे हुए हैं और 50 बच्चों के जो प्राप्तांक हैं उन सभी प्राप्तांकों को मैं यहां पर जोड़ूंगा और जोड़कर उसके अंदर भाग किसका लगाऊंगा, 50 का। तो यहां पर क्या किया मैंने कि भाई जो भी साथियों के जो प्राप्तांक थे या छात्रों के जो भी प्राप्तांक थे उनको जोड़ा और उसके अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हुए थे उसके अंदर उसका भाग मैंने यहां पर लगा दिया। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं साथियों, औसत निकालने के लिए मैं राशियों का योग कर रहा हूं, चाहे वो भार की राशि हो, चाहे प्राप्तांक की राशि हो, चाहे क्लास के मैं बैठे हुए छात्रों की ऊंचाई की राशि हो, कोई सी भी ऐसी राशि हो जिसका कि औसत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें उन सभी राशियों को जोड़ना है और उन सभी राशियों की संख्याओं का उसके अंदर भाग लगा देना है। इसलिए साथियों कहा जाता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहां पर मूल टॉपिक के ऊपर कि औसत क्या है। तो औसत के लिए हम लोग जनरली यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि औसत बराबर जो भी राशियां हम लोगों को दे रखी हैं, राशियों का योग बटा हम लोग उन राशियों की संख्या का उसके अंदर भाग जो है वो यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे साथियों मुझे कहा जाता है कि कोई क्रमागत कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मुझे कहा गया कि इसका औसत निकालिए। अब चूंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं और औसत से हम लोगों को पता चलता है कि माध्य हम लोगों को निकालना है, तो यहां पर हमारा औसत जो है वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि चूंकि ये यहां पर किस प्रकार की संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है कि नंबर मिसमैचेस हो, नंबर अलग अलग प्रकार के अगर नंबर यहां पर दे रखे हों और अगर उनका औसत अगर कोई निकालने के लिए कहे, जैसे मुझे यहां पर नंबर दे दिए गए 5, 4 और 3। ठीक है, तो साथियों यहां पर 5, 4 और 3, अगर इन तीनों का औसत अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा यहां पर, तो 5 प्लस 4 प्लस कितना हो गया, 3 और बटा कितना कर दूंगा, 3। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, तो यहां पर कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, और 12 बटा 3 मतलब कि औसत कितना हो गया यहां पर, 4। तो साथियों क्या किया मैंने यहां पर, मैंने राशियों का योग किया बटा मैंने राशियों की संख्या कर दी। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मतलब कि मेरा औसत जो है वो मुझे कितना मिल गया यहां पर, 4। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग जो है वो यहाँ पर औसत को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि मैंने जैसे औसत यहाँ पर कैलकुलेट किया तो मेरा जो औसत है वो औसत यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, मुझे 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखें कि कई बार हम लोगों को एक बात यहाँ पर कही जाती है
कि आप लोगों को राशियों का योग जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको औसत दे रखा है और राशियों की संख्या आप लोगों को दे रखी है। अब चूंकि फॉर्मूले से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर आप लोग राशियों का योग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, औसत इंटू आप लोग क्या कर देंगे, राशियों की संख्या। मतलब कि औसत में राशियों की संख्या का अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, राशियों का योग प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा हम लोग जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर राशियों की संख्या कितनी है, 4, औसत कितना है, सॉरी राशियों की संख्या कितनी है, 3, औसत कितना है, 4। अगर आपको राशियों का योग अगर निकालना है तो राशियों का योग बराबर क्या होता है, तो औसत इंटू क्या हो जाता है, राशियों की संख्या। और औसत कितना है हमारा यहाँ पर 3, और औसत जो है वो हमारा यहाँ पर 4 और राशियों की संख्या जो है वो 3। तो 3 इंटू 4 मतलब कि राशियों का योग जो है वो कितना आ गया, 12। मतलब कि आप लोगों को अगर योग अगर कैलकुलेट करना है और आप लोगों को राशियों की संख्या और औसत अगर यहाँ पर दे रखे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपको इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और उससे आप लोगों को क्या फाइंड आउट कर लेना है, राशियों का योग आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं साथियों। जैसे हम लोग जब औसत के जब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तब प्रश्नों का एक और पैटर्न होता है कि हम लोगों को जैसे कहा जाता है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है तो इन 5 संख्याओं का कुल या इन 5 संख्याओं का योग यहां पर क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर औसत कितना है, 15। ठीक है, और औसत हम लोगों को यहां पर ये दे रखा है 5 संख्याएं, तो राशियों की संख्याएं कहां पर बिलोंग करती हैं, तो ये राशियों की संख्याओं को इंडिकेट कर रहा है। अब आप लोगों को राशियों का योग अगर यहां पर निकालना है तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो राशियों का योग निकालने के लिए औसत इंटू राशियों की संख्या, मतलब कि 5 इंटू कितना कर दिया, 15, मतलब कि राशियों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर राशियों का योग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पैटर्न यहाँ पर कई बार हम लोगों को पूछा जाता है कि जैसे कोई निर्धारित राशियां हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर 3 कोई भी राशियां ले ली, 5, 4 और 3। इन तीनों का अगर मैं औसत कैलकुलेट करता हूं तो औसत क्या आता है, तो 5 + 4 + 3 और बटा कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर 3, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आएगा वो 12 बटा कितना हो गया 3, और 12 बटा 3 आने के कारण ये औसत यहाँ पर कितना आ गया 4। ठीक है, तो मैंने औसत को यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब कोई मुझे ये कहता है कि मैं इन सभी राशियों के अंदर एक एक की वृद्धि कर दूं। ठीक है, आप लोग समझना है यहाँ पर, अगर मैं 5, 4 और 3, ठीक है, इन सभी राशियों के अंदर अगर मैं एक एक की वृद्धि कर देता हूं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो आप लोग देखना। ठीक है, अभी सब में मैंने एक एक बढ़ा दिया, अभी कितना हो गया ये 6, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब इनका पुनः अगर औसत में अगर कैलकुलेट करूं तो इनका पुनः औसत जो होगा वो कितना बनेगा, वो देखो 6 + 5 + 4 बटा कितना कर दूंगा 3। अब ये कितना हो गया योग 15, और 15 बटा 3 होने के कारण यहाँ पर औसत कितना आ गया 5। आप लोग देख सकते हैं कि सभी राशियों के अंदर जब मैंने एक एक की बढ़ोतरी करी उस समय औसत में कितनी वृद्धि हुई, पूर्व का औसत जो था वो 4 था, अभी मैंने 1 की वृद्धि सबके अंदर कर दी तो औसत में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 1 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अब अगर मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इन सबके अंदर 2-2 की बढ़ोतरी कर देता हूं, मतलब कि 5 के अंदर 2 जोड़ देता हूं, 4 में मैंने 2 जोड़ दिया और 3 में भी मैंने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। तो अब आप लोग देखें यहाँ पर ये कितना हो गया 7, 6 और ये कितना हो गया 5। अब इनका पुनः औसत हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर पुनः औसत हम लोग देखेंगे तो पुनः औसत कितना हो जाएगा हमारा 7 + 6 + 5 बटा कितना हो जाएगा 3, और पुनः ये कितना हो गया 18 बटा कितना हो गया 3, मतलब कि औसत कितना आ गया 6। आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने प्रत्येक संख्या के अंदर 2-2 की जब हम लोगों ने वृद्धि करी तब औसत के अंदर कितना परिवर्तन हो गया यहाँ पर 2 का, जो औसत 4 था वो 4 से कितना हो गया 6। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्रत्येक संख्या के अंदर अगर 2-2 की बढ़ोतरी करूंगा तो औसत कितने से बढ़ जाएगा 2 से बढ़ जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि मैं औसत के अंदर अगर 2 की बढ़ोतरी करूंगा तो प्रत्येक संख्या के अंदर कितना कितना बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक संख्या के अंदर भी 2-2 यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, प्रत्येक संख्या के अंदर भी 2-2 यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं औसत के अंदर
कोई निर्धारित राशियां अगर मुझे दे रखी हैं, मैं कहता हूं कि मैं औसत में 10 की वृद्धि करता हूं, तो वो औसत जितनी राशियों का यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है उन सभी राशियों के अंदर यहां पर 10-10 बढ़ जाएगा। अगर 5 राशियां हैं तो 10-10 5 राशियों के अंदर बढ़ेगा तो टोटल 50 बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 10 राशियों के औसत के अंदर मैं 10 की बढ़ोतरी कर रहा हूं तो 10 संख्याओं के अंदर बढ़ेगा, अर्थात टोटल वृद्धि यहां पर 100 हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर जो है वो ये कह सकते हैं कि औसत के अंदर किया गया परिवर्तन जो होता है वो प्रत्येक राशि के परिवर्तन को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रत्येक राशि में जो परिवर्तन होगा वो वहां पर इंडिकेट होगा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे साथियों। यहां पर अब जैसे कई बार हम लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोग ज्ञात करिए। ठीक है, अभी क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का मतलब आप लोग समझिएगा कि जैसे मुझे कहा जाता है कि क्रमागत 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्रमागत 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्रमागत 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने का अर्थ यह हुआ कि मैं 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का योग करूंगा और उसमें 10 का भाग लगाऊंगा। क्रमागत 100 संख्याओं या मैं कहूं कि n प्राकृत संख्याओं में 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का मतलब है 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना और उसके अंदर 100 का भाग लगाना। अब लेकिन यहां पर हम लोग 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ तो सकते नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर किसी फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग n प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, अभी n प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास में राशियों का योग बटा आपके पास में क्या होनी चाहिए, राशियों की संख्या। अब चूंकि यहां पर आप लोगों को n प्राकृत संख्याएं कहा गया है इसलिए ऑलरेडी राशियों की संख्या तो आप लोगों को गिवन है, लेकिन योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभी n प्राकृत संख्याओं की योग का फॉर्मूला क्या है पहले वो समझना। n प्राकृत संख्याओं का योग, अभी n प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास में n प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला है। अब हम लोग n प्राकृत संख्याओं के औसत को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो औसत कैलकुलेट करने के लिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 क्या किया, योग, और योग बटा क्या है, संख्या। तो संख्या कितनी होगी यहाँ पर n, मतलब कि n नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस n से n कैंसिल हो गया, अर्थात n प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2। तो मैं कह सकता हूं कि n प्राकृत संख्याओं के औसत का जो फार्मूला होगा वो मेरे पास में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई कहे कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करिए तो n का मान कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर 100 प्लस 1 बटा 2 कर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अगर जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अभी 100 तक की प्राकृत संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि n का मान जो है वो कितना है, यहां पर 100। ठीक है, और औसत के लिए जो फॉर्मूला मेरा यहां पर बनेगा वो क्या होगा, यहां पर तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 1 बटा कितना कर दूंगा, 2। और 100 प्लस 1 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में, 101 बटा 2। इसका मतलब हो गया कि 50.5। तो मैं कह सकता हूं कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का यहाँ पर औसत जो होगा वो 50 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। हमें करना क्या पड़ा, केवल n का मान यहाँ पर 100 रखना पड़ा, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। प्रोसेस हम लोगों ने केवल इतना सही किया है और कैलकुलेटिव रियल पार्ट भी यहाँ पर इतना ही रहेगा। अगर कोई मुझे क्वेश्चन करता है यहाँ पर, अगर जैसे किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि 500 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत का फार्मूला आप सब लोग जानते ही हैं,
कि n प्राकृत संख्याओं के औसत का फार्मूला n + 1 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। तो साथियों n का मान यहाँ पर 500 हो गया और डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 501 बटा कितना हो जाएगा 2, और 501 बटा 2 का मतलब हो गया 250.5। तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर n प्राकृत संख्याओं के औसत को कैलकुलेट करने का ये जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर सीखा है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर n सम प्राकृत संख्याओं के औसत को कैलकुलेट करने पर। ठीक है, अभी n सम प्राकृत संख्याओं का अगर औसत अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा वो देखिए। n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, अभी n सम प्राकृत संख्याओं की औसत के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो योग बटा क्या होती है राशियों की संख्या। ठीक है, अभी n सम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है साथियों यहाँ पर n इंटू n प्लस 1। अगर आप n इंटू n प्लस 1 अगर करते हैं तो n सम प्राकृत संख्याओं का योग आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और बटा अब आप लोगों को राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर n। तो n से n यहाँ पर कैंसिल हो गया, अर्थात n प्लस 1। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि n प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है वो केवल और केवल n प्लस 1 है। अर्थात अगर कोई मुझे कहता है कि 1 से 100 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोग ज्ञात करिए, तो 1 से 100 तक की सम प्राकृत संख्याएं, 1 से 100 तक की सम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत। पहली चीज आप लोग ये आइडेंटिफाई करिए कि 1 से 100 तक के अंदर आप लोगों के पास में यहां पर संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं कितनी होंगी। तो 1 से 100 तक में सम संख्याओं की जो गणना होगी वो कितनी हो जाएगी 50। तो n का मान जो है वो मेरे पास में 50 हो गया, तो 50 प्लस कितना करना है 1, मतलब कि मेरा आंसर कितना होगा यहाँ पर 51। तो n सम प्राकृत संख्याओं का अगर मैं औसत अगर कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरा यहाँ पर जो है वो n प्लस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 50 प्लस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप लोगों को सम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, अगर मुझे 500 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। अगर मैं 500 तक की सम प्राकृत संख्याओं का अगर यहाँ पर औसत अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो 500 तक के अंदर, 1 से 500 तक के अंदर सम संख्याएं कितनी होंगी 250, और 250 प्लस कितना करना है 1, मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा 251। ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है कि 1 से 1000 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोग कैलकुलेट करिए, तो 1 से 1000 तक के अंदर सम संख्याएं कितनी होंगी, तो 500, और 500 प्लस कितना कर देना है 1, अर्थात मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 501। तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से ये सीखा कि n सम प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो आप लोगों को किस प्रकार कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग n विषम प्राकृत संख्याओं के ऊपर। n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर आप औसत अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर पाएंगे, देखते हैं एक बार। चलिए n विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, चलिए n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर आप औसत कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को योग बटा क्या करना है, राशियों की संख्या। ठीक है, अगर आप योग बटा अगर राशियों की संख्या अगर यहां पर कर रहे हैं तो योग का मान यहां पर कितना होगा, तो योग n विषम प्राकृत संख्याओं की योग का जो मान होता है वो n² होता है। तो n² बटा कितना हो जाएगा n। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि n विषम प्राकृत संख्याओं के औसत n विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला क्या है, n विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n²। तो n² बटा हम लोगों ने कितना कर दिया n, तो n² बटा n मतलब कि मेरा मान यहाँ पर कितना आ गया n। तो अब ये तो सबसे आसान यहाँ पर पार्ट है, आप लोगों को यहाँ पर औसत निकालने के लिए n विषम प्राकृत संख्याओं के औसत निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है। आप लोग ये सोचिए, जैसे कोई मुझे कहता है कि 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कैलकुलेट करिए, तो 100 तक के अंदर विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो 50। तो वही 50 जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, तो अब कोई अगर मुझे कहता है कि 1 से 100 तक में विषम प्राकृत संख्याओं का
औसत, तो यहाँ पर n का मान जो होगा वो n का मान ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक में आपके पास में संख्याएं कितनी होंगी, 50, तो आपका औसत जो होगा वो औसत भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई मुझे n प्राकृत संख्याओं के औसत को अगर कैलकुलेट करने के लिए कहे, कोई मुझे विषम प्राकृत संख्याओं के औसत को कैलकुलेट करने के लिए कहे, या कोई मुझे सम प्राकृत संख्याओं के औसत को कैलकुलेट करने के लिए कहे, तो हम लोग बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर मिला है। इसको सारणीबद्ध तरीके से बनाने के लिए आप लोग एक काम करिए, मैं आप लोगों को एक पूरी सारणी इसकी बनवा देता हूँ जिसमें योग और औसत, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेता हूं मैं n प्राकृत संख्याएं, ठीक है। सेकंड में यहां पर ले रहा हूं n सम प्राकृत संख्याएं, और तीसरे नंबर के ऊपर ले रहा हूं n विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है। यहां जो पार्ट लूंगा वो योग का ले लेता हूं, और यहां पर जो पार्ट ले रहा हूं वो औसत का ले लेता हूं, ठीक है। चलिए n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फार्मूला क्या है, तो n प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना है, 2। औसत का फार्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। n सम प्राकृत संख्याएं, n सम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला है n प्लस 1, और यहां पर ये आकर केवल बन जाएगा n प्लस 1, ठीक है। n विषम प्राकृत संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला है, योग का जो फॉर्मूला है वो n स्क्वायर, और औसत के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो n। आप लोग देखें योग के अंदर आप लोग n का डिविडेशन जब करेंगे या n से जब आप लोग भाग लगा देंगे तो आपको ये औसत प्राप्त होगा। जब इसके अंदर n का भाग लगा दूंगा तो मेरे को n प्लस 1 मिलेगा, और जब n स्क्वायर के अंदर n का भाग लगा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सिंपली n जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक थ्योरी को जो है वो आप लोगों ने बड़े अच्छे से यहाँ पर समझा है, जिसके औसत का एक पूरा बेसिक पार्ट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया है। अगला जो पार्ट हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो के अंदर जो आप लोगों को देंगे, उसके अंदर हम लोग आपको क्वेश्चंस देंगे। आप लोगों ने ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझा होगा, और आप लोगों को अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को सीधा ही सॉल्यूशन जो है वो हम लोग उस कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।